वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन इंग्लिश। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो रेस्ट ऑफ द पोएम ऑफ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बची थी उसी को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। मित्रों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसके पहले जितना भी पढ़ाया जा चुका होगा आप उसका नोट्स और बना लिए होंगे और उसको बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। मित्रों, हम पढ़ाएँ उससे पहले आप जो यदि हमारा पहला वाला वीडियो ना देखे हो तो उसको देख लीजिए और इस यूट्यूब चैनल ग्रीन इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो मित्रों, आइए अब हम शुरू करते हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का थर्ड स्टैंजा अब पढ़ाना है हमको, तो हम शुरू करते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री। मित्रों देखिए यहाँ पर हु हैथ मैंने बताया था कि जो हैथ वर्ड है ये आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है। तो आज मॉडर्न इंग्लिश में इसको हैथ ना कह करके हम लोग हैज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हैज। तो हु मीन्स जो व्यक्ति या जो, हैथ मीन्स रखता है, हिज माने अपनी जिंदगी, लाइफ मीन्स जिंदगी, फ्रॉम माने से, र्यूमर्स माने अफवाहें, अफवाहें, ठीक है, या अफवाहों। फ्री जानते हैं, फ्रीड इसको वर्ब बना दिया गया है। तो फ्रीड का मतलब क्या हो गया? मुक्त। क्या हो गया मित्रों? मुक्त। तो ध्यान दीजिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, यानी कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रखता है, फ्रॉम र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है या मुक्त रखता है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रसन्न होता है। यही कैरेक्टर है एक हैप्पी पर्सन की। तो मित्रों देखिए, एक बार फिर देखते हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अफवाहों से मुक्त रखता है, वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। अगली लाइन देखिए मित्रों, हुज कॉन्शियंस, हुज कॉन्शियंस। मित्रों इसको कुछ लोग कॉन्साइंस कहते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द राइट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्शियंस। तो क्या बोलेंगे मित्रों? हुज कॉन्शियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतःकरण। क्या होता है मित्रों? अंतःकरण। तो कॉन्शियंस का मतलब इनर सेल्फ, अंतःकरण। अब हुज कॉन्शियंस मतलब जिसका अंतःकरण या जिसकी अंतरात्मा, अंतःकरण मीन्स अंतरात्मा, इनर सोल। तो हुज कॉन्शियंस जिसकी अंतरात्मा इज मीन्स होती है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, पावरफुल। रिट्रीट का मतलब होता है, वैसे इसका लिटरल मीनिंग जो है वो है पीछे हटना, टू गो बैक। रिट्रीट मीन्स टू गो बैक। बट हियर इन पोएम इसकी मीनिंग क्या होगी? शेल्टर। क्या होगी फ्रेंड्स? शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थली, शरण स्थली। तो फ्रेंड्स हियर रिट्रीट मीन्स शेल्टर, दैट मीन्स इन हिंदी शरण स्थली या विश्राम स्थली भी इसको कहते हैं, रेस्टिंग प्लेस कह सकते हो फॉर टाइम बीइंग। तो हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। तो जिस व्यक्ति का अंतःकरण उसका सबसे या उसकी सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल शरण स्थली होती है, वह व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में सदैव खुश रहता है। नेक्स्ट लाइन, whose state can neither, whose state, state का मतलब है स्थिति। the state means state of being, जो आप हैं वही स्थिति। तो whose state can neither flatterers, flatterers का मतलब होता है मित्रों चापलूस। क्या होता है? चापलूस, यानी कि जो आपके वास्तविक गुणों को, चाहे वो या दुर्गुणों को न बता करके किसी अपने लाभ के लिए आपका शोषण करना चाहता है, तो आपकी झूठी प्रशंसा करता है और उस प्रशंसा के माध्यम से अपना कोई न कोई इंटरेस्ट, कोई न कोई हित वो साधना चाहता है। तो मित्रों ध्यान दें, हुज स्टेट कैन नीदर, नीदर मीन्स ना, तो हुज स्टेट जिसकी स्थिति, कैन नीदर फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स मीन्स चापलूस। फीड का मतलब मित्रों यहाँ पर है सेटिस्फाई। क्या है? सेटिस्फाई। यहाँ फीड का मतलब है सेटिस्फाई और सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट
करना। क्या होता है मित्रों? संतुष्ट करना। तो ध्यान दीजिए, हुज स्टेट, जिसकी स्थिति, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, कहने का मतलब जिसकी स्थिति को कोई भी चापलूस संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ संतुष्ट करने से है प्रभावित करने से। हम संतुष्ट तभी होते हैं जब किसी को प्रभावित कर ले जाए। तो वही है कि जिसकी स्थिति को कोई भी चापलूस प्रभावित नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति से जो आपकी झूठी प्रशंसा करता है, उसकी उस झूठी प्रशंसा से आप तनिक भी प्रभावित ना हो। You should not get affected by the flattery of others who are praising in vain for achieving or for gaining something from you. तो whose state can neither flatter us feed, जिसकी स्थिति में चापलूस कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है, या जिसकी स्थिति में कोई भी चापलूस किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं ला सकता है, वह भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सदैव खुश रहता है। नॉर, ध्यान दीजिएगा, नॉर रुअन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। रुअन का मतलब होता है विनाश। क्या होता है मित्रों? विनाश। इसको कुछ लोग रूइन कहते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। रुअन, क्या पढ़ेंगे इसको? रुअन। तो रूइन नहीं कहना है, नॉर रुअन मेक ऑपरेसर्स। ऑपरेसर्स का मतलब मित्रों यहाँ पर होता है अत्याचारी। क्या होता है? अत्याचारी। ऑपरेसर्स मीन्स अत्याचारी। ग्रेट मीन्स आप जानते हैं महान। तो ध्यान दें, नॉर रुअन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न ही अत्याचारियों को उनका अत्याचार महान बना सकता है। खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति हैप्पी हैं। तो एक प्रसन्न व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति चाहे उसका विनाश करके महान बन जाए, अत्याचार करके महान बन जाए, तो कोई भी अत्याचारी ऐसे प्रसन्न व्यक्तियों पर अत्याचार करके महान नहीं बन सकता है। कहने का तात्पर्य, हम जो है किसी को दुख दे करके, परेशानी दे करके, अत्याचार करके महान नहीं बन सकते हैं। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो अत्याचारी उस व्यक्ति को दुखी भी नहीं कर सकता है, और ना अत्याचारी उस पर अत्याचार करके महान बन सकता है। यानी वो अपनी हर परिस्थिति में तटस्थ होता है। आगे देखिए, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। लेट एंड अर्ली का मतलब होता है डे एंड नाइट। क्या होता है मित्रों? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट। हु मीन्स जो व्यक्ति, डथ का मतलब बताया है मैंने, डज होता है। तो हु डज लेट एंड अर्ली प्रे। अब यहाँ डज लग गया है, हु सिंगुलर है, यहाँ पर डज लगा है, इसीलिए यहाँ पर यस नहीं लगा है। प्रेज, ठीक है। फिर देखिए, हु प्रेज, यानी कि हु डथ या हु डज प्रे। हु डज प्रे मीन्स जो प्रार्थना करता है लेट एंड अर्ली, माने डे एंड नाइट, दिन और रात को। यानी कि जो व्यक्ति दिन और रात में ईश्वर की क्या करता है? प्रार्थना। गॉड मीन्स ईश्वर। तो वह व्यक्ति जो ईश्वर की दिन और रात क्या करता है? प्रार्थना करता है। दिन और रात प्रार्थना करने से तात्पर्य है, अब अर्ली का मतलब सुबह में, दिन का पार्ट है सुबह, तो प्रातः काल। लेट का मतलब सायंकाल, रात्रि, ठीक है। तो यानी कि सायंकाल या संध्या समय में और प्रातः काल जो व्यक्ति ईश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना करता है, तो ध्यान दीजिए, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति जो सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose behind praying to God? तो पर्पस क्या है? देखिएगा, more of His grace। प्रार्थना तो वो करता है, लेकिन more of His grace। Grace means कृपा, blessings। तो more of His grace, यानी कि His means ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा को पाने के लिए, more means अधिक, more means अधिक, His माने वही God, grace means कृपा या blessings, आशीर्वाद। तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है सुबह और शाम में, लेकिन उसकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? ग्रेस ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ईश्वर की मात्र और मात्र कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए वह व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में सदैव खुश होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुख का कारण क्या होगा? अगर उसकी प्रार्थना गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स टू लैंड कहने का मतलब यदि उपहार मांगने के लिए,
लैंड मीन्स क्या होता है? उधार लेना। बोरो मीन्स, देखिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड यानी कि मोर ऑफ हिज ग्रेस। यदि ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम में, तो आपको ईश्वर की अधिक से अधिक क्या करनी चाहिए? विनती करनी चाहिए। लेकिन वो जो विनती होगी, जो प्रार्थना होगी, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो ब्लेसिंग्स होगा, नथिंग एल्स। आप कभी भी उपहार मांगने के लिए मत करिए। डोंट डिमांड, डोंट एग्जैक्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड, अन्यथा आपकी वह विनती व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, यानी कि आप ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करिए, करते रहिए, लेकिन उस प्रार्थना का जो उद्देश्य होगा आपका, वह ईश्वर से उसकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, न कि ईश्वर से उपहार मांगने के लिए। उपहार का तात्पर्य है आप कुछ भी न मांगें उससे। वंस अगेन देख लेते हैं, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। हम ईश्वर की, वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह और शाम में प्रार्थना करता है, और वह प्रार्थना ईश्वर से अधिक आशीर्वाद पाने के लिए होता है, न कि ईश्वर से अधिक उपहार मांगने के लिए होता है। मित्रों, अब अगली लाइन देखते हैं, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। यहाँ इंटरटेन्स का मतलब है इंटरटेन का मतलब है स्पेंड, यानी व्यतीत करना। ठीक है, इंटरटेन का मतलब यहाँ पर है व्यतीत करने से। इंटरटेन का मतलब यहाँ हो गया व्यतीत करना। ठीक है मित्रों, देखिए, तो हु इंटरटेन्स द हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स नुकसान रहित, डे मीन्स दिन। तो हु मीन्स जो व्यक्ति, इंटरटेन्स मीन्स व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे यानी हानि रहित दिन, यानी ऐसा दिन जिसमें आपको कोई भी क्षति न हो, कोई भी हानि आपकी न हो। तो हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति जो अपना दिन किसी भी बिना हानि के व्यतीत करता है, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वेल चूजन बुक का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का चुनाव भली भांति करना, अच्छी तरह से करना। तो विद अ वेल चूजन मीन्स अच्छी तरह से चुनाव करना। तो विद अ वेल चूजन बुक यानी कि बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ किसी भी पुस्तक का चुनाव करना, और पुस्तक अथवा फिर किसका चुनाव करना? मित्र का चुनाव करना। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका दिन बेकार न जाए, यूजलेस न जाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही परख करके, बहुत केयरफुल होकर के आप किताबों को चुनिए या फिर अपने मित्रों को चुनिए। वही जो है आपका पूरा दिन अच्छा बना सकते हैं। कहता है पोएट यहाँ पर कि हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वो व्यक्ति भी खुश रहता है जो व्यक्ति किताब और मित्र बहुत ही सतर्कता के साथ चुनता है, तो उसका दिन किसी भी तरह से नुकसान पूर्ण नहीं होगा, नुकसान रहित रहेगा। आगे देखते हैं, दिस मैन मीन्स यह आदमी, इज मीन्स होता है, जो व्यक्ति प्रसन्न होता है। दिस किसके लिए आया है? एक्चुअली हैप्पी मैन के लिए। तो दिस मैन, यह आदमी, इज माने होता है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम माने फ्री, सर्वाइव माने बंधन, गुलामी, सर्वाइव मीन्स गुलामी, और बैंड्स का मतलब होता है बंधन। क्या होता है मित्रों? बंधन। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव, यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइव मीन्स गुलामी और बंधन मीन्स गुलामी के बंधन से। सर्वाइव बैंड्स का मतलब गुलामी के बंधन। ठीक है, तो दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स, गुलामी के बंधन से। तो ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। और ऐसे व्यक्ति देखिए, होप टू राइज क्या करते हैं? होप मीन्स आशा करते हैं, टू राइज मीन्स ऊपर उठने का। तो ऐसे व्यक्ति ऊपर उठने का अर्थात महान बनने की आशा नहीं करते हैं। और फियर टू फॉल, या फिर ऐसे व्यक्ति, फियर मीन्स भयभीत रहते हैं, टू फॉल मीन्स गिरने से।
तो ऐसे व्यक्ति जो है ना तो ऊपर उठने के लिए आशा करते हैं और न ही गिरने के भय से परेशान होते हैं। एक बार फिर से समझिए, यहाँ फॉल का मतलब फेलियर से है। किससे है मित्रों? फेलियर का मतलब असफलता से है। और यहाँ राइज का मतलब प्रोग्रेस है। क्या है मित्रों? प्रोग्रेस या सक्सेस। ठीक है, सक्सीड। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति करना। ध्यान दीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों को होप टू राइज मीन्स ऊपर उठने का, प्रगति करने का या प्रगति करने के लिए कोई आशा नहीं होती है। ये व्यक्ति प्रगति करने के लिए आशा नहीं करते हैं कि मेरी प्रगति हो जाएगी, मैं ऊंचा उठ जाऊंगा। ये लोग ऐसी भावनाओं से स्वतंत्र होते हैं। तो ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति जो गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र होता है, वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में प्रगति करने के लिए कोई आशा नहीं करता है और साथ ही साथ ना तो वो असफल होने के लिए कोई आशा असफलता के लिए वो भयभीत होता है। तो असफल होने में उसे भय नहीं होता और सफल होने के लिए वो उम्मीद भी नहीं करता। वो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर तटस्थ होकर के आगे बढ़ता रहता है। आगे आइए मित्रों, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। और वह व्यक्ति लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक या मास्टर ऑफ हिमसेल्फ मीन्स खुद का। तो वह व्यक्ति खुद का क्या होता है? मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सदैव खुश रहते हैं और उसके पीछे एक कारण है कि वो खुद के मालिक होते हैं। तो खुशी का जो सबसे बड़ा कारण है कि आपको खुद का मालिक होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक होते हैं, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स। लैंड्स का मतलब यहाँ पर स्टेट है मित्रों। क्या है? स्टेट या वेल्थ से, धन संपत्ति से। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो खुद के मालिक होते हैं, यद्यपि वो जो है स्टेट के या किसी राज्य के मालिक नहीं होते हैं। वो भले ही किसी राज्य के या किसी देश के मालिक न हो, लेकिन वो खुद के मालिक होते हैं और खुद में ही वो क्या होते हैं? राजा होते हैं। जैसे राजा होने के लिए किंगडम ज़रूरी है, लेकिन जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसके लिए उसकी खुद की प्रसन्नता ही क्या है? उसका अपना किंगडम है। वो खुद का अपने आप में राजा होता है और सदैव प्रसन्न रहता है। उसे किसी भी स्टेट पर गवर्न करने का कोई मतलब नहीं निकलता उसके लिए। आगे देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, हैविंग माने रखते हैं, नथिंग माने कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी ही हैथ ऑल, उनके पास सब कुछ होता है। तो इसको आप लास्ट लाइन को फिर से देख लीजिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो ऐसा फील करता है कि उसके पास सब कुछ है। मित्रों, कभी कभी पूछता है कि कंक्लूडिंग लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कौन सा अलंकार है? आप क्या बताएंगे? ऑक्सीमोरॉन। क्या है मित्रों? ऑक्सीमोरॉन। इसको मित्रों कुछ लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं, वो गलत है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है ऑक्सीमोरॉन। Friends, now I am going to tell you how to write a good reference, context as well as explanation. तो मित्रों देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाए। जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हमें थोड़ा डिफरेंट करना होगा ताकि अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाएँ। वही रटाया हमें नहीं यूज़ करना है। डिफरेंस टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स टू गेट और टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, रेफरेंस जब आप लिखेंगे, खासकर इस पोएम के लिए ये रेफरेंस हर जगह लागू होगा। कोई भी स्टैंजा आता है आपके एग्जाम्स में, देखिए रेफरेंस क्या है? दीज इंस्पायरिंग एंड डिडैक्टिक लाइन्स हैव बीन selected from the lyric entitled Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। तो मित्रों ध्यान दीजिए, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। क्या होता है मित्रों? संदर्भ। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं, सेम पद्धति या प्रोसेस इसमें भी आपको लागू करना है। ध्यान दीजिए, दीज माने ये, इंस्पायरिंग, क्योंकि आपने पूरी पोएम पढ़ी तो आप क्या हो चुके हैं? इंस्पायर्ड हो चुके हैं। यू हैव बिकम इंस्पायर्ड गोइंग थ्रू दिस वेरी पोएम। ध्यान दें, दिस इंस्पायरिंग एंड डिडैक्टिक लाइन्स। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक और डिडैक्टिक का मतलब भी वही होता है, प्रेरणादायक यानी उद्देशात्मक। तो ये प्रेरणादायक लाइनें
हैव बीन सिलेक्टेड मीन्स ली गई हैं फ्रॉम द लिरिक। लिरिक का मतलब वही आपका पोएम, ठीक है। लिरिक भी अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ पोएम है, तो ध्यान दीजिएगा। दीज इंस्पायरिंग एंड डिडक्टिव लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लिरिक। अब ये लाइनें यानी कि ये प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैव बीन सिलेक्टेड माने ली गई हैं फ्रॉम द लिरिक मीन्स कविता से, इंटाइटल्ड मीन्स जिसका शीर्षक, जिस पोएम का शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुण या लक्षण या उसके चरित्र कह सकते हैं। कंपोज्ड, जब पोएम होती है तो कंपोज लिखते हैं, जब ऐसे वगैरह होता है तो वहाँ पर रिटन लिखते हैं मित्रों, ठीक। तो कंपोज माने रची गई है बाई सर हेनरी वॉटन, किसके द्वारा? सर हेनरी वॉटन के द्वारा ये कविता रची गई है, लिखी गई है। ध्यान दीजिए, these inspiring and directive lines have been selected from the lyric entitled character of a happy life composed by Sir Henry। अब मित्रों देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में पूरा जो उस स्टैंजा का मेन थीम होता है उसी को हम ग्रैस्प करते हैं, उसकी जो समरी होती है उसी को हम एक पंक्ति में एक लाइन में ग्रैस्प कर लेते हैं। मैक्सिमम हम 2 लाइन भी लिख सकते हो, तो ध्यान दीजिए इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द स्पीकर। अब ध्यान दीजिए कुछ लोग पोएट लिखते हैं मित्रों, पोएट सही नहीं माना जाता है, अगर देखा जाए तो वो गलत है, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पीकर या नरेटर ही, चूँकि हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें नरेटर या स्पीकर ही लिखना चाहिए। ध्यान दीजिए इन दीज लाइन्स द स्पीकर डिस्क्राइब्स, यानी वक्ता यानी नरेटर क्या कहता है? डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करता है द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। वास्तव में एक जो प्रसन्न व्यक्ति है, जो एक प्रसन्न व्यक्ति है इन ट्रू सेंस, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या गुण है, यानी इस लाइन में, इस स्टैंजाज में, इस स्टैंजा में क्या क्या बताया गया है, एक हैप्पी मैन का गुण वही आपको बताना होता है। एक्सप्लेनेशन मित्रों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।